जब लिन फे जोयो के साथ कल्टिवेटर वेन्यू में दाखिल हुआ तो सामने का दृश्य देखकर वह हल्का सा चौंक गया। चारों ओर लोग ही लोग थे। सबके चेहरे पर उत्सुकता, जैसे किसी बड़े तमाशे का इंतजार हो। पूरा हॉल मेलन ईटर्स से भरा हुआ था, जो रिंग की दिशा में टकटकी लगाए खड़े थे। जोयो ने भीड़ पर तेज नजर दौड़ाई और अपने कोलीग को ढूंढ लिया। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ी। कोच जो आ गई, कोलीग ने राहत भरे स्वर में कहा। एक नए फिटनेस कोच ने बगल वाले से पूछा, अरे, कोच जो के साथ जो आदमी है वो कौन है? हमारी कंपनी का तो नहीं लगता। पास खड़े स्विमिंग कोच ने धीमे स्वर में कहा, तुम नए हो इसलिए नहीं जानते। वो कोच जो का बॉयफ्रेंड है। पीछे चल रही डिस्कशन वांगलान ने भी सुन ली। वह मुड़ी और जैसे ही उसकी नजर जोयो और उसके साथ आते लिनफे पर पड़ी, उसने सामने वाले व्यक्ति को हटाया और तेजी से उनकी ओर बढ़ी। शाओयुए, तुम आ गई, वांगलान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसकी नजर लिनफे पर ठहर गई। सिस्टर वांग, ये मेरे बॉयफ्रेंड लिनफे हैं। हेलो मिस वांग। लिनफे ने हल्की मुस्कान के साथ अभिवादन किया। हेलो मिस्टर लिन। सच में माफ कीजिए, आपको आते ही मदद के लिए कहना पड़ रहा है, वांगलान ने संकोच से कहा। लिनफे ने भावना उठाई। मैंने सुना था कि आपने मुझसे पहले भी एक हेल्पर बुलाया था। वो अभी तक नहीं पहुंचा? वांगलान हल्का सा असहज हुई। जिसे बुलाया था उसे सामने वाले ने हरा दिया। इतनी जल्दी? फोन आते ही मैं तुरंत जो युओ के साथ निकल पड़ा था। अभी तो लड़ाई देखी भी नहीं और हेल्पर पहले ही कुक हो गया। लिन फे ने हैरानी से वांगलान की ओर देखा। जो यू ने कोहनी से उसे हल्का सा छुआ और पूछा, सिस्टर वांग, उसकी इंजरी कैसी है? ज्यादा सीरियस नहीं है, 2 दिन रेस्ट ले लेगा तो ठीक हो जाएगा। उसी समय कुछ दूरी पर बने अरीना से एक घमंडी आवाज गूंजी, अरे, तुम्हारे वाइटैलिटी जिम में कोई है भी या नहीं? जो इंचार्ज है वो बाहर आकर आवाज लगाए। ये आवाज थी टाइचो की, जिसने अभी अभी यनपिंग याओ को हराया था। भीड़ में खड़े मेलन ईटर्स आपस में फुसफुसाने लगे। सबकी निगाहें वाइटैलिटी जिम के स्टाफ की ओर घूम गईं। लिन फे ने दूर रिंग पर खड़े शोर मचाते टीचो को देखा और मन ही मन सोचा, इतना एरोगेंट व्यक्ति, टीवी ड्रामा में ऐसे लोग आधा एपिसोड भी सरवाइव नहीं करते। मिस्टर लिन, देखिए, वांगलन ने रिंग से नजर हटाकर शांत मुस्कान के साथ कहा। क्या मैं अभी ऊपर जाऊं? लिनफे ने पूछा। वांगलन ने सिर हिलाया और संक्षेप में टेचू की पर्सनल इंफॉर्मेशन बताई। कुछ देर बाद जोयू ने धीमे स्वर में कहा, उन्हें सबक सिखाना। फिर लिनफे वांगलैन की सेक्रेटरी के साथ भीड़ चीरते हुए रिंग की ओर बढ़ गया। उधर जिनशन कई मिनट से देख रहा था, लेकिन कोई रिंग पर नहीं आया। वह विजयी भाव से बोला, लगता है आज वाइटैलिटी जिम में कोई लड़ने वाला नहीं है। मास्टर, एक सिचुएशन है, अमान ने सावधान किया। क्या? वाइटैलिटी जिम का इंचार्ज किसी को रिंग पर ला रहा है। जिनशन ने दूर देखा। एक युवा व्यक्ति सादा टी शर्ट और स्लैक्स में शांत चेहरे के साथ स्टेप बाय स्टेप रिंग की ओर बढ़ रहा था। मास्टर, ये युवक कुछ फेमिलियर लग रहा है, अमन ने कहा कि आंखें सिकुड़ गई। ये जोयू का बॉयफ्रेंड है। 3rd स्टेज अर्ली फेज की स्ट्रेंथ और एक इन्वेस्टिगेटर भी। आह, तो ये वही है। इन्वेस्टिगेटर ऑफिशियल ड्यूटी में बिजी रहते हैं। वाइटैलिटी जिम ने इसे बुला लिया, काफी हाथ पैर मारे होंगे। जिनशन ने ठंडी हंसी हंसी। हाथ पैर नहीं, ये जोयू की पिलो विंड है। वरना ऐसा केपेबल इन्वेस्टिगेटर यहां समय क्यों बर्बाद करता? पास खड़ा सूट पहने आदमी सहमति में सिर हिलाने लगा। कुछ समय पहले उनका चाओयांग जिम सदर्न डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल करने वाले 2nd ऑर्डर हाई लेवल इन्वेस्टिगेटर को डिनर पर बुलाना चाहता था, लेकिन उसे टाइम ही नहीं मिला। और उससे ऊपर के इन्वेस्टिगेटर्स, उनके बारे में सोचना भी बेकार था। मास्टर, ये ट्रबलसम हो सकता है। इन्वेस्टिगेटर्स अक्सर सेम लेवल के प्रैक्टिशनर से स्ट्रॉन्गर होते हैं। टीचू अभी अभी लड़ चुका है, स्टैमिना कंज्यूम हो चुकी है। क्या उसे रिप्लेस करें? अमान ने सुझाव दिया। शन ने सिर हिलाया। जल्दी मत करो। अगर वो इन्वेस्टिगेटर स्ट्रांग भी है तो भी टाइचू को इंस्टेंट किल नहीं कर पाएगा। पहले उसे साइकिक एनर्जी और फिजिकल स्ट्रेंथ कंज्यूम करने दो, फिर चेंज करेंगे। और चाहे वो इन्वेस्टिगेटर हो या कोई और, अगर बीच में आया है तो स्टेज से नीचे फेंक दिया जाएगा। तभी भीड़ में खड़े लगभग 40 वर्षीय एक तीखी नजर वाले मिडिल एज्ड मैन ने कहा, बॉस जिन, ये इन्वेस्टिगेटर शायद आपकी सोच से ज्यादा स्ट्रांग हो। मिस्टर लुबू, आपने क्या नोटिस किया? लुबू ने गंभीर स्वर में कहा। उसके शरीर पर बहुत वीक सायोनिक फ्लक्चुएशन महसूस हो रही है। मैं उसकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ डिटेक्ट नहीं कर पा रहा।
मिस्टर लूबू, आप ज्यादा सोच रहे हैं। शायद उसके पास कोई स्पिरिचुअल टूल हो जो साइकिक एनर्जी की फ्लक्चुएशन छिपा रहा हो। लुबू ने, हल्का सा हूं। वह भी नहीं मानता था कि सामने वाला उससे स्ट्रॉन्गर होगा। रिंग पर पहुंचते ही टाइचू ने लिनफे को घूरा। युवा आदमी, ज्यादा हीरो मत बनो। हॉस्पिटल जाना मजेदार नहीं होता। मुस्कुराया। सदर्न डिस्ट्रिक्ट में चैन से नहीं रह सकते थे? ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में ट्रबल करने क्यों आ गए? समझ नहीं आता तुम्हारे बॉस क्या सोचते हैं। टीचू ने पीछे मुड़कर जिनशन की ओर देखा। उसका चेहरा काला पड़ चुका था। संकेत मिलते ही टीचू ने कहा, अगर तुम स्ट्रांग हो तो मुझे हैवी मूव करने के लिए ब्लेम मत करना। लिन फे बस मुस्कुराया। वह शांत खड़ा रहा, बिना किसी पॉस्चर के। ये मुझे सीरियसली नहीं ले रहा। टीचू के भीतर असंतोष उभरा। उसने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। पैरों के नीचे ओरा चमक उठा। कुछ ही सेकंड में दो तेज साइक्लोन्स प्रकट हुए और उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। लेकिन लिन फे अब भी स्थिर खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ मेलन ईटर्स चिल्लाए, ये आदमी हिल क्यों नहीं रहा? क्या डर गया है? शाओयू, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वांगलैन ने चिंता से कहा। जो ने हल्की लेकिन बेहद कॉन्फिडेंट मुस्कान दी। सिस्टर वांग, चिंता मत कीजिए। उसे ऐसे व्यक्ति से हराया नहीं जा सकता। चीचू ने जोरदार दहाड़ लगाई। उसके पैरों के नीचे जमीन फिर से चटक गई। वह विस्फोट की तरह आगे बढ़ा, ठीक उसी मूव की तरह जिससे उसने पहले यानपिंग को हराया था। अब भी कोई रिएक्शन नहीं। ये कर क्या रहा है? जैसे जैसे वह लिनफे के करीब पहुंचा, उसकी भौहें सिकुड़ गई। अचानक उसने अपना एंगल बदल दिया और दाईं ओर से घूमकर पीछे निकल गया। 5-6 मीटर पीछे रुककर वह पलटा और सीधे लिनफे के हार्ट की ओर वार करने के लिए दाहिना मुक्का उठाकर पूरी ताकत से झोंक दिया। सावधान! दर्शकों ने लगभग इंस्टिंक्ट से चिल्लाकर चेतावनी दी, लेकिन उनकी याद दिलाना बेकार था। लिनफे जैसे पहले से सब जानता हो, उसका शरीर एक अद्भुत सटीक पोस्चर में झुका। पैरों के नीचे एंगल इतना अप्रत्याशित था कि टाइचू का घूंसा हवा चीरता हुआ निकल गया। उसी क्षण बिजली की तरह तेज दाहिना हाथ आगे बढ़ा। लिनफे ने सीधे टाइचू की गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन पर दे मारा। बूम! पत्थर और कंक्रीट के टुकड़े उछल पड़े। रिंग के बीचों बीच एक गड्ढा धंस गया। आह! टाइचू का चेहरा लाल पड़ गया। वह जमीन पर दबा हुआ दहाड़ा। दोनों हाथों से जोर लगाकर उठने की कोशिश की, लेकिन लिनफे की पकड़ चट्टान जैसी थी। चाहे वह कितनी भी ताकत लगा ले, उसका शरीर जमीन से अलग नहीं हो पा रहा था। अभी सरेंडर कर दो तो छोड़ दूंगा। लिनफे की आवाज शांत थी। इतने लोगों के सामने सरेंडर? ये चेहरा कहां ले जाऊंगा? टाइचू ने दांत भींचकर कहा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा। लिनफे ने उसे एक हाथ से उठाया और फिर बैंग, फिर से बैंग, फिर से बैंग बैंग बैंग। हर इम्पैक्ट के साथ दर्शकों के दिल कांप उठे। धीरे धीरे चीशु की स्ट्रगल कमजोर पड़ने लगी। उसके शरीर से निकलती ओरा मंद हो गई और अगले ही पल वह बेहोश हो गया। अभी तो बहुत अकड़ रहे थे, कुछ ही बार में फेंट। लिनफे ने हल्की मार्किंग मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने बेहोश चीचू को उठाकर सीधे स्टेज के नीचे छाओयांग जिम की तरफ फेंक दिया। सूट पहने अमान तुरंत आगे बढ़ा और दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। डॉक्टर, जल्दी! दो डॉक्टर भागकर आए और तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। हम जीत गए। वाइटैलिटी जिम के एम्प्लॉयज का मनोबल अचानक आसमान छू गया। चाओयांग जिम बस इतना ही है, कुछ ही सेकंड में गिर गए। शाओयुए, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कमाल है, वांगलैन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। जोयो के चेहरे पर चमकती मुस्कान थी। सिस्टर वांग, सामने वाला बहुत वीक था। दूर खड़ा जिनशन गंभीर निगाहों से रिंग को देख रहा था। अमन, इंजरी कैसी है? सीरियस नहीं है, थोड़ा ब्लड लॉस और हल्का कंकशन। जिनशन ने लंबी सांस ली। फिर उसने बगल में खड़े लूबू की ओर देखा। दोनों की आंखें मिली। लूबू ने हल्का सा सिर हिलाया और रिंग की ओर बढ़ गया। मास्टर, भले ही चो पहले लड़ चुका था, पर उसे इतनी आसानी से हराना कुछ ज्यादा एग्जैजरेटेड है। मुझे लगता है लिनफे की रियल स्ट्रेंथ हमारी इन्वेस्टिगेशन से ऊपर हो सकती है। अमान ने गंभीरता से कहा। तुम मिस्टर लूबू की स्ट्रेंथ भूल गए। चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, लूबू को नहीं हरा सकता। रिंग पर लिनफे कंधा झटकते हुए खड़ा था। कंधे थोड़े स्टिफ हो गए। इस बार जोयो की मदद की है। बाद में उससे शोल्डर मसाज मांगना ज्यादा तो नहीं होगा? उसी समय एक आकृति उछलकर रिंग पर आई और 6-7 मीटर दूर आकर उतरी। अब मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूं।
लुबू की आवाज स्थिर थी। उसने अपने शरीर की साइकिक एनर्जी मोबिलाइज की। तेज साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशन चारों ओर फैल गई। हूं थर्ड ऑर्डर मिड स्टेज, पिछले वाले से कहीं बेहतर, लिनफे ने हल्का सा असिस किया। ऑडियंस में खड़े मेलन ईटर्स उस दबाव से घुटन महसूस करने लगे। ये दबाव, टाइम वेस्ट मत करो, शुरुआत से फुल स्ट्रेंथ लगा देना, लिनफे ने शांत स्वर में कहा। क्या टोन है, कितना एरोगेंट। लूबू की आंखें चमक उठी। उसके शरीर की साइकिक फ्लक्चुएशन पीक पर पहुंची और अगले ही पल वह ऐसी स्पीड से आगे बढ़ा कि अधिकांश लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाए। सीधा मुक्का, लेकिन लिनफे पहले से तैयार था। उसने हाथ उठाकर उसका फिस्ट पकड़ लिया। उसी समय घुटना ऊपर उठा, दोनों के नीज टकराए। बूम! हवा में दिखाई देने वाली रिपल्स फैल गई। एक फियर्स और टफ, दूसरा calm और कॉन्फिडेंट। दोनों रिंग के केंद्र में स्टेलमेट में खड़े थे। लूबू चौंक गया। पूरा बल लगाने पर भी इसने रोक लिया। पहले वह एक ही ब्लो में ओपोनेंट का मोरेल तोड़ना चाहता था, लेकिन अब साफ था फिजिकल कैपेबिलिटी में दोनों बराबरी पर हैं। एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो का इन्वेस्टिगेटर है, अंडर एस्टिमेटेड कर दिया था। उधर लिनफे ने उसकी मुट्ठी पकड़कर आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश की, लेकिन लूबू अनुभवी था। उसने तुरंत हाथ खींच लिया। ड्रिंक। दोनों हाथों पर ओरा चमक उठी। अब उसके पंचेस में डिस्ट्रक्टिव फोर्स जुड़ चुकी थी। बैंग बैंग बैंग। लूबू ने लगातार वार किए। लिनफे हल्की मुस्कान के साथ उसी अंदाज में मुक्के से मुक्का भिड़ाता गया। दो आकृतियां असाधारण स्पीड से टकरा रही थी। स्पेशल सीमेंट से बना रिंग लगातार दरक रहा था। रिंग पर दोनों पक्ष फिस्ट टू फ्लैश सीधे टकरा रहे थे। उड़ती रेत, बिखरते पत्थर और हर टक्कर के साथ उठता धुआं। सामान्यतः इतनी धूल में उनकी सिलुएट्स गायब हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनके संघर्ष से पैदा हुआ साइक्लोन चारों ओर घूमती धूल को दूर धकेल रहा था, जैसे लड़ाई खुद अपने लिए मंच साफ कर रही हो। पूरी भिड़ंत 3 मिनट से भी कम चली, पर मेलन ईटर्स के सेंसेस पर उसका असर भारी था। इतने तेज है कि आंखें पीछा नहीं कर पा रही। सिनेमा के एक्शन ब्लॉकबस्टर से भी ज्यादा मजेदार। प्रैक्टिशनर्स इतने स्ट्रांग होते हैं। मैं भी ट्रेनिंग ज्वाइन करूंगा। बूम! हवा में छलांग, मुट्ठियां टकराई। दोनों बराबर ताकत से पीछे उछले और कुछ मीटर दूर उतर गए। मास्टर, वो लिनफे सच में मिस्टर लूबू से बराबरी कर रहा है। जिनशन की आंखें गहरी हो गई। एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो का इन्वेस्टिगेटर है, स्ट्रांग होना स्वाभाविक है, लेकिन लूबू ने अभी एबिलिटी यूज नहीं की है। पिछले कुछ दिनों में छाओयांग जिम लगातार जीत रहा था। इस खबर को फैलाकर उन्होंने वाइटैलिटी जिम की रेप्यूटेशन पर काफी असर डाला था। अब जब जोयू ने मदद मांगी थी और लिनफे ने हामी भर दी, तो उसने तय कर लिया था मदद पूरी करनी है। बूदा को वेस्ट तक छोड़ना है। सिर्फ ओपोनेंट को हारा नहीं, बल्कि ऐसी लड़ाई देनी है कि मेलन ईटर्स दीवाने हो जाएं, ताकि वाइटैलिटी जिम की रेप्यूटेशन लौट आए। ऑडियंस का रिएक्शन अच्छा है। अगली वेव में काम पूरा हो जाएगा। उधर लूबू जानता था सिर्फ फिस्ट फाइट से जीतना मुश्किल है। अचानक उसने दाहिना हाथ आसमान की ओर उठाया। हथेली खुली। मास्टर, मिस्टर लूबू एबिलिटी यूज करने वाले हैं। आखिरकार फुल कॉम्बैट पावर। जिनशन हंसा। हथेली से हल्की सुनहरी औरा चमकी। रिंग से छोटे छोटे पत्थर उठने लगे। फिर और सब उसकी हथेली की ओर हनीकॉम्ब की तरह खींचने लगे। बैंग बैंग। पत्थर आपस में जुड़ते गए और कुछ ही सेकंड में एक 1.2 मीटर लंबी स्टोन सोर्ड बन गई। नीचे से शोर उठा। साधारण लोग जिनके पास कल्टीवेशन नहीं थी, ऐसे फैंसी मूव पर मंत्रमुग्ध हो गए। वो अंकल कितने अमेजिंग हैं। एक लड़की ने चमकती आंखों से कहा। अगर मुझे ये ट्रिक आती, गर्लफ्रेंड मिलना आसान हो जाता। एक युवक मन में सोचने लगा। लिनफे शांत खड़ा रहा। एबिलिटी इंटरेस्टिंग है, लीदल कितनी है देखना होगा। तभी ब्रॉडकास्ट गूंजा। कृपया रिंग से दूर रहें। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द अरीना। लोग सहयोगी थे। सब सेफ्टी डिस्टेंस पर हट गए। स्टोन सोर्ड पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अब भी सरेंडर कर सकते हो। यह तुम्हारा आखिरी मौका है, जल्दी करो। लिनफे ने शांत स्वर में उत्तर दिया। एरोगेंट। लूबू की उंगलियां हिली। एक स्टोन सोर्ड बिजली की तरह निकली। हवा चीरी। मेलन ईटर्स ने इंस्टिंक्टिवली आंखें बंद कर ली। डिंग! बूम! पहले तीखी ध्वनि, फिर विस्फोट। एक्सप्लोजन की एयरवेव उन्मत्त लहर की तरह चारों ओर फैली। इस बार वेव में टूटे पत्थर भी शामिल थे। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। धुआं छंटा वहीं खड़ा था, अविचल। इतनी आसानी से? लुबू की आंखें सिकुड़ गई। उसे उम्मीद थी कि कम से कम ओपोनेंट एम्बेरस दिखेगा, लेकिन सामने वाला तो शांत था।
टाइम वेस्ट मत करो, बाकी स्टोन सोर्ड्स भी फेंको। लिन फेई ने ऊंची आवाज में कहा। माइंड पावर बैरियर। संक्षिप्त ऑब्जर्वेशन के बाद लूबू समझ गया। मत सोचो कि यह बैरियर तुम्हें बचा लेगा। अगली वेव के बाद मैं भी हाथ नहीं रोकूंगा। लूबू ने साइकिक एनर्जी और बढ़ाई। बाकी 8 स्टोन सोर्ड्स पेल गोल्डन ओरा में लिपट गए। ब्रेक इट फॉर मी। हाथ लहराया, आठों सोर्ड सीधी लाइन में चीखती हुई गति से लिनफे की ओर बढ़ी। बूम बूम, लगातार विस्फोट। पहले से दोगुनी ताकत की विंड वेव। इस बार मेलानीटर्स ने पहले से ही कान ढक लिए थे। धूल का तूफान उठा और रिंग के बीचों बीच लिनफे की आकृति अब भी सीधी खड़ी थी। लगातार विस्फोटों की श्रृंखला के बाद हवा की लहरों से उठी धूल और धुआं धीरे धीरे छंटने लगा। जहां स्टोन सोर्ड ने प्रहार किया था, वहां की पहले समतल जमीन विस्फोट से इस तरह उलट चुकी थी, मानो किसी ने उसे गहराई तक जोत दिया हो। लेकिन आक्रमण का लक्ष्य बने लिनफे वहीं खड़े थे, पूर्णतः अक्षत। ऐसा लग रहा था मानो उन पर कभी कोई हमला हुआ ही न हो। यह कैसे संभव है? दर्शक दीर्घा से जिनशन चिल्लाया। वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मास्टर, कृपया शांत रहिए। अमान ने तुरंत उसे संभालने की कोशिश की। वाह, वो आदमी कितना शक्तिशाली है! इतना भयंकर अटैक और उसे खरोंच तक नहीं आई। मेलन ईटिंग क्राउड में फिर हलचल मच गई। हर ओर चर्चा थी। वाइटैलिटी जिम के स्टाफ क्षेत्र में जोयुए की सहकर्मी ने ईर्ष्या भरी नजरों से कहा, शाओयुए, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में कमाल है। जोल का मुस्कुराई, उसकी आंखों में गर्व साफ जल कर रहा था। लिनफे की प्रशंसा सुनकर उसका मन संतोष से भर गया। एक के बाद एक एबिलिटी अटैक कर की साइकिस एनर्जी काफी खर्च हो चुकी। उसके शरीर से निकलती ऊर्जा तरंगें स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ चुकी थी। उसका सबसे शक्तिशाली तरीका भी लिनफे पर असर नहीं डाल सका। यह बात उसके आत्मविश्वास पर सीधा प्रहार थी। उसे याद आया, ग्रेट नॉर्थ वेस्ट के रेगिस्तान में उसने एक थर्ड टियर मिड स्टेज स्ट्रेंज बीस्ट सेल डाई की थी। उस समय उसकी एबिलिटी इतनी घातक थी कि उसने उस प्राणी को गंभीर रूप से घायल कर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। और आज उसकी पूरी ताकत भी लिनफे के माइवर बैरियर को तोड़ नहीं पाई। क्या ये व्यक्ति थर्ड टियर हाई एंड है? ये विचार आते ही लूबू का दिल भारी हो गया। सब जानते थे एक ही स्तर पर इन्वेस्टिगेटर की स्ट्रेंथ साधारण प्रैक्टिशनर से बेहतर होती है। यदि उसका स्तर एक छोटे realm से भी कम हो तो जीत लगभग असंभव है। अरे, आग लग गई। फीड से अचानक आवाज आई। पेंग, पेंग, पेंग। लिनफे के शरीर से छोटी छोटी फ्लेम्स बाहर निकली। वे ऊपर उठी, हवा में फैलती गई और फिर विभाजित होकर और बड़ी होती गई। जब वे जमीन से लगभग 63 मीटर ऊपर पहुंची, तब सभी ने देखा आसमान में सैकड़ों बास्केटबॉल साइज फायरबॉल्स सघन रूप से जल रहे थे। एसेटिक स्टेडियम की रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी पूरी क्षमता से एयर कंडीशनिंग दे रही थी, फिर भी इतनी हीट वेव के सामने वह कमजोर पड़ रही थी। मेलन ईटिंग क्राउड मुंह खोले खड़ा था। पहले के मुक्के, स्टोन सोर्ड का विस्फोट, वे सब प्रभावशाली थे। लेकिन सामने का ये दृश्य, ये तो मानो किसी मूवी का अंतिम दृश्य हो। गुडोंग, लूबू हो या रिंग के नीचे खड़े जिनशन, सबने अनायास ही लार निगली। इससे कैसे लड़ा जाए? अगर कोई थर्ड ऑर्डर हाई लेवल प्रैक्टिशनर भी हो तो ऐसी स्थिति में तुरंत दूरी बना ले। लेकिन रिंग इतनी छोटी है, भागे तो कहां? लिनफे ने उसे सोचने के लिए अधिक समय नहीं दिया। उसे लगा वह पहले ही काफी अवसर दे चुका है। उसने हाथ उठाया। आकाश में सघन फायरबॉल्स माउंट टाई की तरह लूबू पर टूट पड़े। अब कोई रास्ता नहीं। लूबू ने पास आती आग की लहर को देखा और समझ गया उसके पास केवल एक विकल्प है। बूम! सबने देखा एक आकृति शर्मिंदगी के साथ रिंग से कूद पड़ी। लिनफे मुस्कुराया। हूं, मान गए? उसने उंगली चटकाई। रिंग पर गिरने से ठीक पहले सैकड़ों फायरबॉल्स एक पल में बुझ गए। इतनी आग एक साथ बुझने से उठी हीट वेव पूरे स्थल में फैल गई। कुछ क्षणों के लिए पूरा एसेटिक्स वेन्यू सोना जैसा गर्म हो गया। बूम बूम। कंप्यूटर कंट्रोल्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम ने तुरंत असामान्य तापमान को डिटेक्ट किया और पूरी हॉर्स पावर से सक्रिय हो गया। कुछ ही देर में तापमान तेजी से नीचे आने लगा। यह देखकर स्पष्ट था वाइटैलिटी जिम ने इस वेन्यू पर वास्तव में भारी निवेश किया है। हम फिर जीत गए। प्रतिद्वंद्वी के रिंग छोड़ते ही वाइटैलिटी जिम के स्टाफ ने खुशी से जयकारा लगाया। लिनफे ने मुस्कुराते हुए जो यू की ओर देखा। उनकी नजरें मिली। जोयो ने हल्का सिर हिलाकर संकेत दिया। फिर जनरल मैनेजर वांग लैन से कुछ कहा। कुछ देर बाद ब्रॉडकास्ट गूंजा। यदि कोई कंपीट करना चाहता है तो कृपया तुरंत मंच पर आए। हमारे वाइटैलिटी जिम के पास बाहरी लोगों के साथ समय नष्ट करने का अवसर नहीं है।
घोषणा के बाद सबकी निगाहें चाओयांग जिम के लोगों पर टिक गई। आकाश भर आग, ऐसा दृश्य साधारण प्रैक्टिशनर्स के बस की बात नहीं थी। जिनशुन ने लिन फे की ओर लिंगरिंग फियर से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन फे इतना शक्तिशाली होगा। अब आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं। चलो। उसके आदेश पर चाओयांग जिम के सभी लोग निराश भाव से निकल गए। लिन फे ने उन्हें जाते देखा और मन ही मन कहा, इस लड़ाई के बाद दोबारा यहां आने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर वह मुड़कर जोयो की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद जोयो के ऑफिस में लिनफे सोफे पर बैठा था। जोयो की गोरी पतली उंगलियां उसके कंधों पर थी और वह पूरे मन से उसकी मसाज कर रही थी। लिनफे, अब यह स्ट्रेंथ कैसी लग रही है? लिनफे ने आंखें बंद कर हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक है। जोयो हंसी, मुझे पता है तुम स्ट्रांग हो, लेकिन इतने सारे फायरबॉल्स बना सकते हो, यह सच में कूल था। लिनफे ने गर्व से कहा, यह तो छोटी बात है। इससे भी पावरफुल मूव है जो मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। सच? फिर कभी दिखाना। जोयो की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। लिनफे ने हल्का सिर हिलाया। मैं कोई स्ट्रीट परफॉर्मर नहीं हूं, और वैसे भी ज्यादा पावरफुल मूव कैजुअली इस्तेमाल नहीं की जाती। अगर किसी को हार्म हो गया तो। उसके स्वर में हल्की गंभीरता थी। कमरे में कुछ पल के लिए शांति छा गई। आज की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन लिनफे की असली सीमा अभी भी अनदेखी थी। बेहतर होगा कि किसी ऐसी जगह चलें जहां लोग बिल्कुल न हों। तुम्हारी स्पेस टेलीपोर्ट एबिलिटी के कोऑर्डिनेट्स टक डेजर्ट में तो हैं। वहां इस्तेमाल करेंगे तो किसी को हर्ट होने का खतरा भी नहीं रहेगा। जोयू ने उत्साह से कहा। लिनफे हल्का मुस्कुराया और सिर हिलाया। नहीं, टक डेजर्ट ठीक नहीं है। वहां आबादी कम है, लेकिन सुना है अब काफी इन्वेस्टिगेटर्स तैनात रहते हैं। अगर गलती से किसी को हिट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। डेजर्ट में इतने इन्वेस्टिगेटर्स क्यों? जोयो ने जिज्ञासा से पूछा। लिनफे ने समझाया, डेजर्ट के ओएसिस साइकिक एनर्जी से प्रभावित होकर तेजी से एक्सपैंड होने लगे हैं। कई जानवर अवेकन होकर स्ट्रेंज क्रीचर बन गए हैं और वहीं सेटल हो रहे हैं। टेरिटरी के लिए उनके बीच अक्सर फाइट होती है, जिससे ओएसिस को डैमेज पहुंचता है। इसलिए लोकल पावर मैनेजमेंट ब्यूरो ने हर बड़े ओएसिस में इन्वेस्टिगेटर्स तैनात कर दिए हैं, ताकि वे मॉन्स्टर्स को आपस में लड़ने से रोक सकें। अब उसने डेजर्ट में जाकर सुपरनैचुरल मूव देखने की जिद छोड़ दी। चाओयांग जिम, जनरल मैनेजर का ऑफिस। जिनशन कुर्सी पर पीछे झुककर आंखें बंद किए बैठा था। ठक ठक, दरवाजा खटखटाकर अमान अंदर आया। मास्टर, मैं हूं, उसने कहा। लू रोंगचेंग से निकल गया? जिनशन ने आंखें खोले बिना पूछा। जी, अभी कॉल आया था, वह एयरपोर्ट से बोर्ड कर चुका है। ऑफिस में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। जिनशन ने गहरी सांस ली। इस बार प्लान पूरी तरह फेल हो गया। पैसा गया, फेवर्स गए, और बदले में कुछ नहीं मिला। अमन बोला, अगर लिनफे इंटरफियर ना करता तो प्लान सफल हो जाता। मास्टर, हम दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। लिनफे का नाम सुनते ही जिनशन को जोयुए याद आई। नाजुक चेहरा, स्लेंडर फिगर। वह दांत भींचकर बोला, सब उस जोयो की वजह से हुआ। अगर उसने लिनफे को न बुलाया होता। मास्टर, समझदारी से काम लीजिए। हम उस औरत को छू नहीं सकते। अमन ने तुरंत टोका। लिनफे की टेरिफाइंग कॉम्बैट स्ट्रेंथ याद आते ही जिनशन का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। मैं मूर्ख नहीं हूं, उसने ठंडे स्वर में कहा। सीधे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ किया जा सकता है। अमान, जिस लड़की को हमने पहले बाय किया था, उससे कहो कुछ और रूमर्स फैलाए। अमान जानता था, अब समझाने का कोई फायदा नहीं। ठीक है मास्टर, मैं बात कर लूंगा। लिजियांग रिवर, छपाक छपाक। पश्चिम से आता पानी लिजियांग रिवर में मिलकर पूर्व की ओर बह रहा था। अंतिम लक्ष्य वे अथा ब्लू सी। तेज धूप में पानी चमक रहा था। 3 लिटिल स्पैरोज आसमान में मंडरा रहे थे। अचानक पानी की सतह पर मेंटल एनर्जी लहराई। तुम तीनों सावधान रहना, सिर के बल पानी में मत गिर जाना, एक आवाज आई। चिर, समझ गए, स्पैरोज ने जवाब दिया। पास ही पानी पर एक छोटा फिगर तैर रहा था। यह था 7 कलर फ्लावर। वह पानी में पीठ के बल तैरते हुए आराम कर रहा था। हाल में टीवी पर स्विमिंग वेकेशन के एड्स देखकर उसे भी तैरने का शौक चढ़ा था। तभी ऊपर से स्पैरो बॉस बोला, चिर हुआ, किनारे पर एक इंसान पानी में गिर गया है। क्या? 7 कलर फ्लावर तुरंत सीधा हुआ। डायरेक्शन दिखाओ, बचाओ, हेल्प। किनारे पर लोग चिल्ला रहे थे। डूबता हुआ व्यक्ति धीरे धीरे नीचे जा रहा था। अचानक दूर से पानी की लहर उठी। धड़ाम, सबने देखा। डूबता व्यक्ति दोबारा सतह पर आ गया था। उसके नीचे एक बच्चा था।
दरअसल सेब्ड कलर फ्लावर ने उसे अपने कंधों पर उठा रखा था। उसके पैरों के नीचे हल्की ओरा थी जिससे वह पानी पर चल पा रहा था। लेकिन ये टेक्निक स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से कंज्यूम करती थी। किनारे पहुंचते ही धप, उसने व्यक्ति को जमीन पर उतारा। बिना कुछ कहे वो मुड़ा और फिर छपाक दोबारा नदी में कूद गया। सब लोग स्तब्ध रह गए। कुछ देर बाद एम्बुलेंस पहुंची। ब्रेकिंग न्यूज, किसी पैसरबाई ने मोबाइल से पूरा रेस्क्यू रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। न्यूज मीडिया उस मिस्टीरियस प्राइमरी स्कूल लुकिंग चाइल्ड को खोजने में जुट गई। ऑनलाइन भर गया। प्रेज, शॉक, एडमिरेशन। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के ऑफिसर जाओ ली, इन्वेस्टिगेटर लुओसोंग और कई लोग ये देखकर सन्न रह गए। शाम, लिन फे का लिविंग रूम लगभग 5 बजे। लिन फे सोफा पर बैठा वाटरमेलन खा रहा था और न्यूज देख रहा था। तभी बालकनी से हल्की आवाज आई। 4 छोटे फिगर्स अंदर आए। सेवन कलर फ्लावर और लिटिल स्पैरोज। वे हेलो कहने ही वाले थे कि टीवी पर एंकर रेस्क्यू वीडियो दिखाने लगा। चारों ने स्क्रीन की ओर देखा। वीडियो में साफ दिख रहा था वही प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट जैसा दिखने वाला फिगर डूबते इंसान को कंधों पर उठाकर किनारे ला रहा था। लिविंग रूम में कुछ क्षणों के लिए गहरी खामोशी छा गई। पहले की तुलना में अब उस माइन के सामने, जहां शाओबाई रहता है, हरी भरी छोटी बैम्बू फॉरेस्ट उगाई थी। ये बैम्बू फॉरेस्ट यूं ही नहीं आई। एक दिन शाओबाई माइन से बाहर निकला और अनायास बोल पड़ा, मौसम दिन ब दिन ज्यादा गर्म होता जा रहा है। काश यहां ठंडक के लिए बैम्बू फॉरेस्ट होती। उसी समय पेड़ पर बैठा रेड आई डाउल उसकी बात सुन रहा था। उसके दिमाग में तुरंत आइडिया आया। वह फड़फड़ाकर उड़ा और अपने असिस्टेंट कार्डिनल के पास पहुंचा। दोनों ने मिलकर फॉरेस्ट में ऐसी जगह ढूंढी जहां बैम्बू स्वाभाविक रुकती थी। फिर कुछ मंकीज और अन्य क्रीचर को साथ लेगुमुकाय के सौखाड़ कर शाओबाई के माइन के सामने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद उन क्रीचर को बुलाया जिनके पास प्लांट ग्रोथ प्रमोट करने की एबिलिटी थी। उनकी देख रेख में बैम्बू तेजी से बढ़ी और कुछ ही समय में वहां एक छोटी बैम्बू फॉरेस्ट तैयार हो गई। शाओबाई ने रेड आइड आउल की काफी प्रेज की। आउल तो मानो फ्लैटर्ड होकर और भी फूला नहीं समा रहा था। हूं, शा, शा, हवा का झोंका आया। बैम्बू की शाखाएं और पत्तियां लहराई और पूरी फॉरेस्ट में सरसराहट गूंज उठी। कल्टीवेशन से बाहर निकलने के बाद शाओबाई आराम करने बैम्बू फॉरेस्ट में आया और आलस से लेट गया। दूर उसके 5 टिम्बर वोल्व्स आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। कभी दांतों से मॉक फाइट, कभी विंड ब्लेड एबिलिटी का अभ्यास। बस करो, अब थोड़ी देर ब्रेक लो, शाओबाई ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वन आइड टिम्बर वुल्फ बोला, वाओ सर व्हाइट वुल्फ, हम थके नहीं हैं, थोड़ा और ट्रेनिंग कर सकते हैं। बाकी 4 टिम्बर वुल्व्स हाँफ रहे थे। वे जानते थे कि वे पूरी तरह एग्जॉस्टेड हैं, लेकिन वन आइड के बोलने के बाद वे मजबूरी में डटे रहे। मैंने कहा ब्रेक लो, शाओबाई ने आदेश दिया। वाओ, लॉर्ड व्हाइट वुल्फ। वन आइड ने सिर झुकाया और बाकी चारों को ब्रेक की घोषणा की। चारों टिम्बर वुल्व्स दौड़कर बैम्बू फॉरेस्ट में आए और अलग अलग जगह लेट गए। थोड़ी देर बाद एक थोड़ा मोटा टिम्बर वुल्फ बच्चा बोला, लॉर्ड व्हाइट वुल्फ, बॉस कब आएंगे? हमने उन्हें काफी समय से नहीं देखा। शाओबाई ने आंखें बंद रखकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, शायद वे हाल में बहुत बिजी हैं। उसी क्षण दूर घास पर सफेद रोशनी चमकी। एक फिगर अचानक हवा से प्रकट हुआ। व्हाइट वुल्फ, बॉस आ गए। मोटा टिम्बर वुल्फ उत्साह से चिल्लाया और अपने 3 भाइयों के साथ लिन फे की ओर भागा। उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। लिन फे की स्पेस टेलीपोर्टेबिलिटी हर बार डेस्टिनेशन पर पहुंचते समय हल्का साइकिक फ्लक्चुएशन पैदा करती थी और शाओबाई उस फ्लक्चुएशन से भली भांति परिचित था। चारों टिम्बर वुल्व्स लिन फे के सामने आकर खुशी से भौंकने लगे। लिन फे मुस्कुराया, हेलो। उसने उनके ठुड्डी के नीचे प्यार से स्क्रैच किया। शाओबाई भी पास आया। हेलो बॉस, उसने मेंटल कम्युनिकेशन से कहा। लिन फे ने सिर हिलाया और बैम्बू फॉरेस्ट की ओर देखकर मुस्कुराया। मुझे याद है, पहले यहां बैम्बू फॉरेस्ट नहीं थी। रेड आइड आउल और उसके असिस्टेंट्स ने बनाई है, शाओबाई ने बताया। अब इतनी गर्मी है, यहां छांव में रहना बहुत बेहतर है। लिन फे ने लहराती बैम्बू की ओर देखते हुए कहा, काफी इंप्रेसिव ग्रोथ है। शहर के पार्क में जो बैम्बू देखी थी, उससे भी बेहतर। शाओबाई ने समझाया, रेड आइड आउल के समूह में एक वुडपेकर है जिसने प्लांट कल्टीवेशन एबिलिटी अवेकन की है। उसकी देखभाल में बैम्बू इतनी अच्छी तरह बढ़ी है। लिन फे ने सिर हिलाया। ऐसी एबिलिटी आजकल बेहद पॉपुलर है। जो भी प्लांट कल्टीवेशन एबिलिटी अवेकन करता है, बड़ी प्लांटिंग कंपनीज उसे हाई प्राइस पर हायर कर लेती हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि एलियन बीस्ट में भी ऐसी एबिलिटी अवेकन हो सकती है, वह भी एक वुडपेकर में।
चलो बैम्बू फॉरेस्ट में बैठकर बात करते हैं, लिनफे ने कहा। सब अंदर आ गए। शाओबाई गर्व से बोला, बॉस, हाल में मेरा टेरिटोरी दोगुना हो गया है और मेरे सबॉर्डिनेट्स की स्ट्रेंथ भी काफी बड़ी है। लिनफे ने प्रशंसा की। कम समय में इतने अच्छे रिजल्ट्स, नॉट बैड। शाओबाई ने खुशी से पूंछ हिलाई। ने पूछा, स्पिरिट स्टोन्स कम तो नहीं पड़ रही? जरूरत हो तो और दे दूं। इनफ बॉस, शाओबाई ने जवाब दिया। पिछली बार जो आपने दी थी अभी भी काफी बची है, और न्यूली ऑक्यूपाइड एरिया में हमें एक सायानिक वेन मिली है। रिजर्व्स भी बड़े हैं। मैंने माइनिंग शुरू करवा दी है। अब आगे से आपको मुझे स्पिरिट स्टोन्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊंगा। लिनफे ने संतोष से सिर हिलाया। साइकिक वेन मिल जाना, यह सचमुच बिजनेस की इनिशियल सक्सेस थी। बैम्बू फॉरेस्ट के भीतर खड़े होकर लिनफे ने कहा, आज मैं दो कारणों से आया हूं। पहला, काफी समय से तुमसे मिलने नहीं आया था। दूसरा, आज मेरा बर्थडे है। मैं तुम्हारे लिए बर्थडे केक्स लाया हूं। शाओबाई और टिम्बरवुल्व्स को बर्थडे या बर्थडे केक का कॉन्सेप्ट समझ नहीं था, लेकिन इतना वे समझ गए, कुछ खाने को मिलने वाला है। चारों लालची टिम्बरवुल्व्स की जीभ बाहर निकल आई। आंखों में एक्सपेक्टेशन चमक रही थी। वन आइड टिम्बरवुल्फ ने बड़े भाई की तरह उन्हें घूरा। लिनफे मुस्कुराया। उसने डिमेंशन स्पेस खोली और उसमें से दर्जनों बर्थडे केक्स निकाल लिए। शाओबाई और टिम्बरवुल्व्स के लिए केक खरीदने के चक्कर में लिनफे ने एक पूरी केक शॉप खाली करवा दी थी। शॉप को उसका ऑर्डर पूरा करने के बाद टेम्पररली बिजनेस सस्पेंड करना पड़ा था। वो मीठी खुशबू फैलते ही चारों टिम्बरवुल्व्स खुद को रोक नहीं पाए। वे उत्साह में आवाज करने लगे, लेकिन फिर सबने एक साथ शाओबाई की ओर देखा। केक डिस्ट्रीब्यूशन का फैसला वही करेगा। तुम जाकर रेड फॉक्स, रेड आइड आउल और बाकी ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करो। आज बॉस का बर्थडे है और वे हमारे लिए बर्थडे केक लाए हैं। उन्हें कहो यहां आकर स्पिरिट स्टोन्स और बर्थडे केक ले जाएं। शाओबाई ने वन आइड टिम्बरवुल्फ और बाकी लालची टिम्बरवुल्फ से कहा। वाओ, लॉर्ड व्हाइट वुल्फ। टिम्बरवुल्व्स ने सिर हिलाया और तेजी से फॉरेस्ट की ओर भाग गए। कुछ ही पलों में जंगल में गायब हो गए। उनके जाने के बाद शाओबाई ने लिनफे से पूछा, बॉस, जब आप यहां नहीं थे, क्या आप फिर से स्पिरिट वर्ल्ड गए थे? लिनफे मुस्कुराया। हाँ, अब जब भी समय मिलता है स्पिरिट वर्ल्ड जाकर एक्सप्लोर करता हूं। शाओबाई को अपने पिछले अनुभव याद आए, जब वह कुछ बार लिनफे के साथ स्पिरिट वर्ल्ड गया था। थोड़ा अफसोस भरे स्वर में बोला, मैं फिर से आपके साथ जाना चाहता हूं, लेकिन लगता है मौका नहीं मिलेगा। लिनफे ने कहा, चिंता मत करो। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं जल्द ही ब्रेक थ्रू करने वाला हूं। उसके बाद मैं तुम्हें, जो अभी थर्ड टियर पीक पर हो, स्पिरिट वर्ल्ड साथ ले जा सकूंगा। सच? शाओबाई की आंखें चमक उठी। यह तो बहुत अच्छा होगा। कुछ देर और बातचीत के बाद लिनफे ने शाओबाई के लिए काफी मात्रा में इंसानों द्वारा पकाया गया मीट छोड़ दिया और फिर वापस चला गया। नया हवाई अड्डा सायोनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित विशाल साइकिक पावर्ड एयरक्राफ्ट बेहद तेजी से उड़ता था। 1 घंटे से अधिक की उड़ान के बाद वह न्यूली कंस्ट्रक्टेड एयरपोर्ट पर उतरा। ऊं, धड़ाम, विमान सुरक्षित उतर गया। कैबिन डोर खुला और रोंगचेंग क्षेत्र के फाइटर्स, जिनका नेतृत्व शे यूरोंग कर रही थी, बाहर निकले। पहले से इंतजार कर रही बस उन्हें लेकर उस रेजिडेंशियल एरिया की ओर चली जहां कॉम्बैटेंट्स ठहरे हुए थे। कई दिनों बाद फर्स्ट टाउन में काफी बदलाव आ चुके थे। नए बिल्डिंग्स बन चुके थे। साइकिक एनर्जी से चलने वाले नए अप्लायंसेस पहली बार यहां लगाए गए थे। अब ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का उपयोग तेजी से कम हो रहा था। कुछ देर बाद और बड़े एयरक्राफ्ट भी उतरे। अन्य शहरों के कम्बैटेंट्स भी पहुंच चुके थे। असेंबली। डेथ तक सुबह बायमोयन के असेंबली ऑर्डर के बाद आज सभी कम्बैटेंट्स फर्स्ट टाउन पहुंच चुके थे। डेडलाइन में अभी 4 दिन बाकी थे। मीटिंग रूम में बायमोयन विभिन्न शहरों के लीडर्स के साथ बैठक कर रहे थे। कुल 660 लोग उपस्थित थे। एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो की लगभग सारी स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैट पावर मौजूद थी। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट थोड़ी देर में इक्विपमेंट भेजेगा। आप सुनिश्चित करें कि आपके लोग नए इक्विपमेंट से परिचित हो जाएं। मीटिंग समाप्त हुई। सब अपने रेजिडेंशियल एरियाज की ओर लौटे। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के चिन्ह वाले वाहन इक्विपमेंट लेकर पहुंचे। डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। इक्विपमेंट एलोकेशन। चाओ श्याओ, सनबिन और वांग चाओ चारों इक्विपमेंट लेने के बाद एक साथ खड़े थे। हर कम्बैटेंट को मिला लेटेस्ट साइकिक आर्मर, मार्केट में उपलब्ध है। लेटेस्ट सायोनिक वेपन से कहीं अधिक एडवांस्ड हथियार,
एनहांस्ड swords, इमरजेंसी मेडिसिन जिन्हें सोनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिप्रोसेस किया था, ये बेसिक इक्विपमेंट थे। इसके बाद टियर स्ट्रेंथ वाले इन्वेस्टिगेटर्स को अलग से लाइन में खड़ा किया गया। लिमिटेड क्वांटिटी होने के कारण टॉप मैनेजमेंट ने स्पेशल इक्विपमेंट केवल टियर 3 कॉम्बैटेंट्स को देने का निर्णय लिया था। ये इक्विपमेंट फर्स्ट सायोनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित था। डेवलपर थे, यह था स्पिरिट वेपन ब्रेसर। एक्टिव करने पर यह लाइट गोल्डन प्रोटेक्टिव लेयर पूरे शरीर को ढक लेती, अटैक होने पर फोर्स फील्ड बनाता था। लेकिन द डिफेंस लिमिट पार हो जाए तो ब्रेसर कोलैप्स होकर इरिवर्सिबल डैमेज झेलता था। वांग चाओ ने देखा कि जिशाओ शियाओ को एक स्पिरिट वेपन ब्रेसर मिला है। वह ईर्ष्या से बोला, मुझे और मेहनत करनी होगी, जल्दी से थर्ड स्टेज अर्ली फेज में ब्रेक थ्रू करना है, वरना ये इक्विपमेंट मिस हो गया तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। चाओ शियाओ ने ब्रेसर पहनते हुए कहा, जल्दी करो। अभी सुना, रिमेनिंग ब्रेसर्स बहुत कम है। हमारे बीच कई लोग सेकंड टियर पीक पर है और जल्द ही ब्रेक थ्रू करेंगे। वांग चाओ ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, मैं अभी रूम में जाकर प्रैक्टिस करता हूं, जल्दी ब्रेक थ्रू करना होगा। स्पिरिट वर्ल्ड माइंड बर्ड टेरिटरी कई किलोमीटर लंबी आर्मी फॉरेस्ट में तेजी से आगे बढ़ रही थी। जहां जहां सेना गुजरती, क्रीचर भाग खड़े होते। माइंड बर्ड टेरिटरी के टियर 1 और टियर 2 स्ट्रेंज बीस्ट का मन टूट चुका था। कुछ समय पहले भी वे ऐसी आर्मी देख चुके थे और अब फिर वही दृश्य सामने था। दोपहर के करीब, लगभग एक दिन की मार्च के बाद, पिगहेड आर्मी उस स्थान पर पहुंची जहां से ब्लू स्टार वर्ल्ड का वर्ल्ड चैनल खुलता था। कमांडर इन चीफ जू यी के आदेश पर कैंप निर्माण शुरू हुआ। पिगहेड इंजीनियर्स बेहद कुशल थे। कुछ ही समय में कैंप्स और डिफेंस फैसिलिटीज खड़े हो गए। वर्ल्ड चैनल के सामने 10 पिगहेड जनरल्स खड़े थे। आकाश में उड़ते सफेद लाइट पार्टिकल्स चैनल के सक्रिय होने का संकेत दे रहे थे। जूई ने पूछा, वर्ल्ड चैनल ऑफिशियली ओपन होने में कितना समय है? एक थर्ड ऑर्डर पीक पिगहेड आगे बढ़ा, जनरल अभी 3 मिनट्स शेष हैं। ठीक है, जूई बोला, ऑर्डर जारी करो। जिन कमांडर लेवल जनरल्स ने लॉन्ग डिस्टेंस अटैक मेथड अवेकन की है, वे यहां एकत्र हों। जी जनरल, संदेश तुरंत भेज दिया गया। जू एयर और अन्य जनरल्स ने जूई की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। जूई ने समझाया, आज चैनल अभी खुला नहीं है। ऑपोजिट साइड के ह्यूमन नहीं जानते कि हमारी आर्मी पहुंच चुकी है। चैनल खुलते ही हम दूर से एक राउंड अटैक लॉन्च करेंगे, उनकी स्पिरिट तोड़ देंगे, उन्हें बता देंगे उनका अंत आने वाला है। जू एयर और बाकी जनरल्स ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, बोला, समय आ गया है कि मानवों की स्पिरिट क्रश कर दी जाए। उन्हें हमारी डिटर्मिनेशन दिखानी होगी। फॉरेस्ट में हवा भारी हो गई। वर्ल्ड चैनल खुलने से पहले दोनों दुनियाओं के बीच आने वाले तूफान की आहट साफ सुनाई देने लगी। जैसे ही दोपहर के 12 बजे, आकाश में तैरते सफेद लाइट पार्टिकल्स अचानक तेजी से एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। वे आपस में उलझते हुए एक विशाल सफेद वर्लपूल में बदल गए। वर्ल्ड पैसेज खुल चुका था। बूम! सिर्फ 30 सेकंड्स के भीतर फर्स्ट टाउन में वर्ल्ड चैनल के सामने फैले घास के मैदान में कई जोरदार एक्सप्लोजन्स गूंज उठे। एक्सप्लोजन के तुरंत बाद पूरे फर्स्ट टाउन में सायरन्स बजने लगे। जो इन्वेस्टिगेटर्स अपने अपने कमरों में नए इक्विपमेंट के साथ फेमिलियर हो रहे थे, वे तुरंत बाहर निकल आए। सभी की नजरें वर्ल्ड चैनल की दिशा में टिक गई। दूर आसमान में उठते काले धुएं के विशाल प्लूम साफ दिखाई दे रहे थे। वर्ल्ड चैनल पर कुछ हुआ है, यह विचार लगभग सभी के मन में एक साथ आया। उसी समय ब्रॉडकास्ट गूंजा, कृपया अपने अपने रेजिडेंशियल एरिया के असेंबली पॉइंट पर वेपन्स और इक्विपमेंट के साथ पहुंचे। सभी इन्वेस्टिगेटर्स के चेहरे गंभीर हो गए। वे तेजी से नीचे उतरकर मीटिंग पॉइंट की ओर बढ़े। कुछ देर बाद हजारों इन्वेस्टिगेटर्स एकत्र हो चुके थे। जैसे ही वे वर्ल्ड चैनल की ओर बढ़ने वाले थे, ब्रॉडकास्ट फिर से गूंजा, डेंजर रिजॉल्व्ड, वर्ल्ड चैनल की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह क्या हो रहा है? चेंगलिंग ने उलझन में कहा। सन बिन ने गंभीर स्वर में कहा, अभी जो एक्सप्लोजन हुआ वह छोटा नहीं था, निश्चित ही स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ा है, लेकिन असल स्थिति क्या है यह स्पष्ट नहीं। वांग चाओ ने भौहें सिकोड़ ली। फर्स्ट टाउन पिछले कुछ समय से शांत है। ऊपर से कई टियर 4 फोर्सेस वर्ल्ड चैनल की गार्ड कर रही हैं। इतना बड़ा एक्सप्लोजन, फिर भी बड़ी घटना होना मुश्किल है। जी शाओ शाओ ने शांत स्वर में कहा, अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। ब्रॉडकास्ट ने कहा है कि क्राइसिस खत्म हो चुका है, जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वर्ल्ड चैनल के सामने फर्स्ट टाउन के गार्डियन बाय मोयन स्वयं उपस्थित थे।
साथ में टियर 4 इन्वेस्टिगेटर्स और टियर 3 पीक के कई एक्सपर्ट्स। वर्ल्ड चैनल, जिसका डायमीटर 10 मीटर से अधिक था, उसके भीतर अभी भी 20 से अधिक पिग हेड मौजूद थे। सभी टियर 3 पिनिकल स्ट्रेंथ के। वे पहले तो एरोगेंस से भरे थे, लेकिन जब उन्होंने सामने 12 टियर 4 प्रैक्टिशनर्स और 65 टियर 3 पीक इन्वेस्टिगेटर्स को आते देखा, उनके चेहरे जम गए। बाय मोयन ने एक मध्य आयु व्यक्ति से कहा, टंग जिन, तुम टीम लेकर वर्ल्ड वर्ल्ड पैसेज के अंदर जाओ। ऑपोजिट साइड की स्थिति देखो। जी। टोंग जिन सबसे पहले चैनल में घुसा। उसके पीछे एक टियर 3 पीक इन्वेस्टिगेटर्स। पिग हेड लीडर का चेहरा सफेद पड़ गया। विथड्रॉ आदेश मिलते ही वे तेजी से पीछे हट गए। स्पिरिट वर्ल्ड की ओर वर्ल्ड चैनल के दूसरी ओर जूई अपने जनरल्स के साथ खड़ा था। जब स्नीक अटैक करके लौटे पिग हेड फ्लस्टर्ड दिखे, जूई की भौहें सिकुड़ गई। क्या हुआ? जूएर ने पहले पूछा। पिग हेड लीडर ने गंभीर स्वर में कहा, जनरल, प्रीवियस इंटेलिजेंस गलत थी। ऑपोजिट साइड के ह्यूमंस को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। स्पष्ट बोलो, जूई ने ठंडे स्वर में कहा। उसी क्षण जूएर ने कहा, वर्ल्ड चैनल को देखिए। सभी जनरल्स ने चैनल में झांका। उनके चेहरे बदल गए। सामने कई दर्जन ह्यूमंस खड़े थे और उनसे निकलने वाली साइकिक फ्लक्चुएशंस सबकी सब टियर 3 पीक लेवल की थी। अचानक फायरबॉल्स, विंड ब्लेड्स, स्टोन कोन्स, शॉक वेव्स, अनेक एबिलिटीज चैनल के भीतर से बरसीं। जूई की आंखों में चमक उभरी। हम्फ, उसने हाथ उठाया। एक विशाल टोर्नेडो उसके सामने आकार लेने लगा। क्षण भर में फैलकर उसने सभी इनकमिंग अटैक्स को रोक लिया। बूम बूम, लगातार एक्सप्लोजन्स गूंजते रहे। दूर कैंप बना रहे पिग हेड सोल्जर्स भी रुक गए। सभी की नजर चैनल की ओर उठ गई। कुछ ही देर में हजारों की स्टैंड बाय टीम्स वहां पहुंच गई। टोंग जिन और बाकी इन्वेस्टिगेटर्स ने जूई को गंभीरता से देखा। वे उसकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ नहीं भांप सके, लेकिन सिर्फ उसकी एबिलिटी से दर्जनों टियर 3 पीक अटैक्स को ब्लॉक करना ही काफी था अनुमान लगाने के लिए। टोंग जिन ने धीमे से कहा, चलो, और सभी इन्वेस्टिगेटर्स तेजी से फर्स्ट टाउन लौट गए। डिफेंस डिप्लॉयमेंट कुछ ही देर में हजारों पिगहेड ट्रूप्स चैनल के सामने डिफेंस में खड़े थे। जूई ने आदेश दिया, डिफेंस सेटअप करो। अगर एनिमी चैनल से बाहर आए, उन्हें रिपेल करो। परस्यू करने की जरूरत नहीं। जी जनरल। ऑर्डर्स तुरंत लागू हुए। फिर जूई ने कहा, बाकी सब मेरे साथ, चाइनीज आर्मी मेन टेंट में। कमांड लेवल पिग हेड जनरल्स बैठक के लिए एकत्र हुए। स्ट्रेटेजिक मीटिंग जूएर ने शुरुआत की। आज जो हमने देखा, उसके बाद हमारा कॉम्बैट प्लान एडजस्ट करना होगा। सभी लीडर्स चुप रहे। जूई ने शांत स्वर में कहा, कुछ महीने पहले मारे गए पिगहेड से मिली इंटेलिजेंस के अनुसार हमारी आर्मी कम से 2 गुना स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए थी। लेकिन आज की वास्तविकता अलग है। संभव है कि हम केवल स्लाइटली सुपीरियर हो। मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। नए पिगहेड जनरल जुचिलियू ने कहा, विक्ट्री केवल नंबर से तय नहीं होती। अगर डिटर्मिनेशन मजबूत हो तो थोड़ी सुपीरियरिटी भी निर्णायक बन सकती है। अन्य जनरल्स ने समर्थन में सिर हिलाया। 1 घंटे से अधिक चर्चा चली। अंततः बैठक समाप्त हुई। जब अधिकांश जनरल्स बाहर चले गए, तब पिगहेड जनरल टाऊ, जो अब तक शांत था, बोला, एक बात मत भूलिए, ऑपोजिट साइड की ह्यूमन आर्मी में एक लॉर्ड लेवल पावर मौजूद है। यदि वह पहले स्ट्राइक करके हमारी फोर्सेस का एक हिस्सा एलिमिनेट कर दे, तो पावर कंपैरिजन तुरंत पलट जाएगा और उस स्थिति में हम वीकर हो सकते हैं। टेंट के भीतर हवा भारी हो गई। अब यह सिर्फ इन्वेजन नहीं था, यह दो वर्ल्ड्स के बीच एक वास्तविक स्ट्रेटेजिक कन्फ्रंटेशन की शुरुआत थी। दोनों पक्ष समझ चुके थे, यह युद्ध आसान नहीं होगा। जूवू की यह ठंडी चेतावनी सचमुच सबके लिए कोल्ड वाटर जैसी थी। मौजूद हर पिगहेड जानता था, वह टेरिफाइंग एनिमी जिसने पहले काउंटलेस पिगहेड सोल्जर्स को मार गिराया था, सिर्फ ऑर्डिनरी ट्रूप्स ही नहीं, बल्कि कमांड लेवल और जनरल्स तक को एलिमिनेट कर चुका था। ऐसे एनिमी को हल्के में लेना संभव नहीं था। टेंट के भीतर का एटमॉस्फेयर अचानक सब्टल और भारी हो गया। तभी पिगी हल्का सा खांसा और मुस्कुराते हुए बोला, एक बात मत भूलिए, इस बार हमारे लॉर्ड भी पर्सनली वॉर में शामिल होंगे। जब वह ह्यूमन लॉर्ड लेवल पावर हाउस सामने आएगा, हमारे लॉर्ड जुटोंग स्वयं इंटरवीन करेंगे। इसलिए अत्यधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है। पिगहेड जनरल्स ने सिर हिलाया। वे जानते थे, यदि ओपोनेंट का लॉर्ड लेवल एक्सपर्ट फर्स्ट मूव करेगा, तो उनका लॉर्ड जूटोंग भी चुप नहीं बैठेगा। फर्स्ट टाउन टोंग जिन और बाकी टियर 3 पीक इन्वेस्टिगेटर्स फर्स्ट टाउन लौट आए। टोंग जिन ने तुरंत सारी गैदर्ड इंटेलिजेंस बाय मोयन को रिपोर्ट की।
बाय मोयन ने गंभीरता से सब सुना। ह्यूमंस पहले से अनुमान लगा रहे थे कि स्पिरिट वर्ल्ड के पिग हेड्स वर्ल्ड पैसेज में बदलाव आते ही एक और इन्वेजन लॉन्च करेंगे, लेकिन इतनी मैसिव आर्मी, यह अपेक्षा से कहीं अधिक था। कैप्चर्ड पिग हेड से पहले मिली इंटेलिजेंस के अनुसार ऑपोजिट साइड ने लगभग अपनी मेजॉरिटी कटिंग एज कॉम्बैट पावर डिप्लॉय कर दी थी। यह क्लियरली फुल स्केल अटैक था। मीटिंग रूम में उपस्थित हर व्यक्ति समझ रहा था, ब्लू स्टार पर वर्ल्ड पैसेज खुलने के बाद फर्स्ट टाउन को अब तक की सबसे बड़ी इन्वेजन का सामना करना पड़ सकता है। एक अर्ली स्टेज टियर 4 इन्वेस्टिगेटर ने पूछा, डायरेक्टर बाय, ऑपोजिट साइड की स्ट्रेंथ काफी पावरफुल है, क्या हमें अन्य टाउन से सपोर्ट मांगना चाहिए? बाय मोयन ने सिर हिलाया, नहीं, दूसरे टाउन्स की स्थिति भी आसान नहीं है। अगर हम उनसे मैन पावर खींचेंगे, उनकी डिफेंस प्रेशर बढ़ जाएगी। उसी समय एक रिटायर्ड टियर 4 पावर हाउस बोला, मैं मोयान की बात से सहमत हूं। पिगहेड स्ट्रांग है, लेकिन हम भी उनसे वीकर नहीं हैं। कमरे में मौन सहमति फैल गई। इसके बाद बाय मोयन ने कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट में कुछ स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट्स किए और सभी कॉम्बैटेंट्स को ऑफिशियली सूचित किया। पिगहेड आर्मी ऑपोजिट साइड पहुंच चुकी है। वॉर अब हाइपोथेटिकल नहीं रहा था। हैप्पी होमलैंड कम्युनिटी फर्स्ट टाउन में टेंशन बढ़ रहा था, लेकिन देश के विभिन्न शहरों में आम लोग अपनी रूटीन लाइफ में व्यस्त थे। रोंगचेंग के ईस्ट एरिया में एक पुराना रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, हैप्पी होमलैंड कम्युनिटी। ऊंची फ्लोर एरिया रेशियो, बीच में छोटे छोटे ग्रीन पैचेस, चारों ओर 20 स्टोरी टावर्स। ये गवर्नमेंट रिसेटलमेंट हाउसिंग थी, रिलोकेटेड हाउसहोल्ड्स और लो इनकम फैमिलीज के लिए। न्यू असाइनमेंट, पिछला मिशन लुओसोंग, जेंग चाओ और काइडोंग की कैपेबिलिटी से बियॉन्ड था, इसलिए एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो ने उन्हें नया टास्क दिया। टारगेट एक अर्ली 40s का पुरुष, स्ट्रेंथ सेकंड टियर मिड स्टेज ब्रेक थ्रू के करीब। लोकेशन बिल्डिंग 7, काइडोंग। तुम एग्जिट गार्ड करो, मैं ऊपर जाकर टारगेट को पकड़ता हूं। ठीक है, जरूरत पड़े तो कॉल करना। लुओंग ने सिर हिलाया। वह बिल्डिंग 7 के कॉरिडोर में दाखिल हुआ, एलिवेटर से फ्लोर 4 पहुंचा। सस्पिशियस डोर बिल्डिंग पुरानी थी, लेकिन एनवायरनमेंट अपेक्षाकृत साफ था। सिवाय रूम 43 के डार्क रेड एंटी थेफ्ट डोर का पेंट उखड़ा हुआ, डोर हैंडल के स्क्रूज, दीवार पर पीले स्टेन्स, फटे लेदर शूज बिखरे हुए और हवा में हल्की रॉटन स्मेल। डोरबेल दबाया, कोई जवाब नहीं। नॉक किया, फिर भी साइलेंस। लुओसोंग ने पॉकेट से शेल लाइक सायोनिक डिटेक्टर निकाला, साइकिक इंजेक्ट की, कोई रिस्पॉन्स नहीं। टारगेट घर पर नहीं है, उसने सोचा। बैल्कनी ऑब्जर्वेशन, इस फ्लोर की एक साइड खुली रेलिंग थी, जहां रेजिडेंट्स एयर कंडीशनर यूनिट्स रखते थे। रूम 403 की बैल्कनी उसी तरफ थी। लुओसोंग ने झांका कर देखा, एंटी थेफ्ट नेट मजबूती से लगा था। जंप करना मुश्किल नहीं, लेकिन बिना टूल्स के नेट हटाना असंभव। वह वापस मुड़ा। तभी उसकी नजर बैल्कनी पर टंगे कपड़ों पर पड़ी, मेंस क्लोथ्स, और लुओसोंग की भौहें सिकुड़ी। ब्यूरो की इंफॉर्मेशन के अनुसार टारगेट अकेला रहता है। तो ये लाइंजरी कल जो चोरी हुई थी, ये शायद वही स्टोलन प्रॉपर्टी है, उसने बड़बड़ाया। शेमलेस अंडरवेयर थीफ। सडन नॉइज, स्टेयरकेस की दिशा से आवाज आई। लुसोंग तुरंत सतर्क हो गया। फिर बैंग, इमरजेंसी स्टेयरकेस डोर खुला। एक अर्ली 80s का युवक बाहर आया, हाथ में एडवर्टाइजमेंट शीट्स। दोनों एक पल को चौंके। लुसोंग ने कॉमली कहा, रोंगचेम में एडवर्टाइजमेंट पोस्टिंग बैंड है, कम्युनिटी में शीट मत लगाना। युवक घबरा गया। ठीक है, नहीं लगाऊंगा। Downstairs. Action begins. तभी बैंग क्रैश। नीचे ग्लास टूटने की आवाज आई। लुसोंग तुरंत रेलिंग के पास पहुंचा, नीचे देखा और जेंग चाओ एक आदमी को घेर चुके थे। टारगेट। लुसोंग की आंखें चमक उठी। उसने बिना हेजिटेशन रेलिंग पार की। मिड एयर में उसका शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगा। बोन्स शिफ्ट हुए, मसल्स एक्सपैंड हुए, फर उगाया। वेयरवुल्फ फॉर्म। वह एयर कंडीशनिंग यूनिट्स को फुटहोल्ड बनाते हुए तेजी से नीचे कूदा। हंट अब शुरू हो चुकी थी।